नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल अरोड़ा आपके अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हम संधि का टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट कर रहा था और संधि में भी हमने व्यंजन संधि स्टार्ट करी थी, जिसको संस्कृत के अंदर हम हल संधि कहते हैं। तो हल संधि के मैंने प्रकार बता दिए थे, कौन कौन से षजुत्व, षडुत्व, ये सभी प्रकार हम लोगों ने कर दिए थे, बता दिए थे कि इतने टाइप्स की संधि होती है। तो इसी हल संधि को डिटेल में करने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं कि हल संधि के अंदर क्या क्या आता है, किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो उस चीज को हम आज करते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें। तो सबसे पहली संधि करते हैं हम षजुत्व संधि। षजुत्व संधि इसका फॉर्मूला रहता है स्तोष्टनाष्टु। ये हमारा संस्कृत का इसका सूत्र का एक्सप्लेनेशन है। हालांकि इसको याद करने की हमें जरूरत नहीं है, हम सीधा ध्यान रख सकते हैं कि षजुत्व संधि इस सूत्र से मतलब क्या है कि स और तय वर्ण, स वर्ण और तय वर्ण के बाद श वर्ण और च वर्ण आए तो इसका जो रूप बनेगा वो रूप श और च के रूप में बनेगा। मतलब अगर धन से पहले स है या त वर्ग का कोई भी त थ द ध न, मतलब पूरे के पूरे तय वर्ग का कोई भी वर्ण है और उसके बाद श या च वर्ग का कोई भी वर्ण है तो वहां पर श और च आदेश हो जाएगा, क्योंकि हल संधि के अंदर रूल रहता है कि दोनों साइड हल होना चाहिए। इसके अंदर षजुत्व के अंदर भी दोनों तरफ हल है और वो जो हल है उसका जो परिवर्तित रूप बनेगा इधर का बनेगा, श और च वर्ग का हो जाएगा। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे रामस धन शेते। तो रूप क्या अब देखो यहाँ पर स, ये स आ गया, यहाँ पर श, ये श आ गया, तो इसको क्या आदेश हो जाएगा, श आदेश हो जाएगा। तो रूप बन जाएगा रामशेते। क्लियर है? मतलब इस वर्ग को हटाकर हमें क्या आदेश, इसके बाद अगर ये आए तो हमें क्या आदेश करना है, श और च वर्ग का आदेश करना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, यत् धन उत्तम, सॉरी यत् धन च धन उत्तम। अब देखो त वर्ग आ गया, यहाँ पर च, ये च वर्ग आ गया। अब इसको क्या आदेश कर देंगे, य च और ये चौतम तो पड़ा है। अब ये समझ नहीं आ रहा कि अ को, यहाँ अ है, देखो यहाँ उ है, तो ओ आदेश हो गया। यहाँ पर हमने स्वर संधि की थी, याद हो आप लोगों को कि उ को ओ आदेश हो जाता है। कौन सी संधि में होता है वो आप मुझे बताना कि अधन कोई भी अच के बाद उ हो तो उसे ओ आदेश हो जाता है। ये कौन सा रूप है, मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ, यण, गुण, दीर्घ और वृद्धि। इन चारों में से ये ओ आदेश किस संधि का हुआ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना। तो चौक्तम हो गया, तो हम यहाँ लिख देंगे ये चौक्तम। यहाँ पर तो हमारी हल संधि होगी और यहाँ पर हमारी स्वर संधि हुई। स्वर संधि का कौन सा रूप हुआ वो आप मुझे बताना। तो षजुत्व संधि क्या थी, स्तोष्टनाष्टु। स और त वर्ग के बाद अगर श और च वर्ग आ रहे हैं तो इस स और त वर्ग को श च आदेश हो जाएगा। क्रमानुसार होगा ये आदेश, क्योंकि क्रमानुसार जो वर्ण होते हैं, हमने आयाति संधि जब की थी तो आपको याद हो तपस्तत् कालस्य हमने सूत्र पढ़ा था, तो उसके अंदर कहा था कि जिस समय जहां पर जो टाइम आएगा उसके अकॉर्डिंग उसको आदेश क्रमानुसार हो जाता है। एचो एवं जब हमने सूत्र किया था कि एच प्रत्याहार के वर्णों को
आय, अब और आव आदेश हम लोगों ने किया था, तो वो किस क्रम से हुआ था? उस सूत्र से। तो यहाँ पर भी उसी सूत्र का हम काम में लेते हैं कि श और त वर्ग के बाद श और च वर्ग आए, तो इसको क्रमशः क्रमानुसार श और च वर्ग का आदेश हो जाता है। अर्थात स तो उसको श आदेश हो जाएगा, त है तो उसको च, त, थ, द, ध ये आते हैं। फिर यहाँ पर अगर च, छ, ज, ये आदेश हो जाते हैं। अगर न है तो उसको यह आदेश हो जाएगा। लेकिन ये अलग सूत्र में आता है, अनुस्वार सूत्र हम करेंगे वहां पर आ जाएगा ये। तो ये आदेश हो जाते हैं। शुचित्व संधि आई थिंक कंसेप्ट क्लियर होगा। अगर कुछ नहीं आ रहा समझ में कि ये क्या बताया है मैंने, तो आप फिर से आप कंसल्ट कर लेना। इस चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो स्वर संधि का कौन सा रूप हो रहा है चाहे धन उत्तम में, वो आपको बताना है कि कौन सा स्वर संधि का रूप लग रहा है। दूसरी आती है हमारी संधि षटुत्व संधि। दूसरी संधि आती है हमारी षटुत्व संधि। जिस तरह हमने ये षटुत्व संधि की उसी तरह ही हमारी षटुत्व संधि रहती है। बस फर्क इतना सा आएगा कि स और त वर्ग, वहां पर भी स और त वर्ग था, लेकिन वहां पर यहां पर श और ट वर्ग आ जाए तो उसको श और ट वर्ग का आदेश हो जाता है। वहां पर सिर्फ यही डिफरेंस था, वहां पर हमने श और च वर्ग का किया था, यहां पर हम श और ट वर्ग का करेंगे। इतना ही डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इस वजह से इसको साथ साथ लेकर चल रहे हैं हम कि षटुत्व संधि के अंदर क्या रहता है कि स और त वर्ग के बाद अगर श और ट वर्ग आ रहा है तो जो रूपांतरित रूप बनेगा वो श और ट वर्ग का ही बनेगा। जैसे हम एग्जांपल लें, रामस धन षष्ठय, यहां पर बन जाएगा रामस षष्ठय। मतलब इस स को हमने क्या आदेश कर दिया? श आदेश कर दिया, क्योंकि ये हलंत वाला है तो आदेश भी हलंत का ही होगा। अगर पूरा होगा तो हम आदेश भी पूरे का करेंगे। तो इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना। तो कुछ ज्यादा बड़ी नहीं है ये षटुत्व संधि और षटुत्व संधि हम करते हैं तो इतना सा ही डिफरेंस रहता है। अब इसको अगर कंपैरिजन के अंदर हम पढ़े, इधर षटुत्व संधि आ जाए और इधर षटुत्व संधि, दोनों ही ये हल संधि के रूप है। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अंदर सिर्फ स और त वर्ग देखो सेम है, इधर भी स और त वर्ग पूरा आएगा। यहां धन के बाद श और च वर्ग आता है परिवर्तित, और यहां पर श और ट वर्ग आता है। जब इनका परिवर्तित रूप बनता है तो यहाँ पर श और च वर्ग परिवर्तित रूप में आ जाते हैं, और यहाँ पर जब परिवर्तित रूप बनता है श और ट वर्ग में आ जाते हैं। लेकिन ये परिवर्तित रूप क्रमानुसार ही होंगे, अर्थात स है तो उसको श, त है तो उसको ट, थ है तो ठ, इसी तरह इसमें भी रहेंगे। स को श, त को च, फिर छ, ज और झ, त, थ, द, ध। तो ये रूप रहते हैं एक जैसी की संधि है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। इस माइनर से डिफरेंस के कारण ही इस संधि का रूप बदल जाता है। स्वर संधि में हमने किए तो काफी ज्यादा उनके अंदर एक्सेस डिफरेंस रहता है, तो हम उनको पहचान कर पाते हैं। लेकिन व्यंजन संधि के अंदर कुछ माइनर सा डिफरेंस रहता है, जिसके अंदर पहचान करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो अगर हम ये सूत्रों को ध्यान रख लें कि हमें सूत्रों को ध्यान रखना
और च करने हैं। षडूत्व संधि है तो श और ट करने हैं। तो ये सिर्फ ध्यान रखना कि दोनों ही साइड स और त आएगा, दोनों ही साइड स और त आएगा। मतलब षडूत्व में भी इधर स और त होना चाहिए, षडूत्व में भी इधर स और त होना चाहिए। बाकी के जो आगे के वर्ण हैं वो उनके नाम से ही क्लियर हो जाएंगे। जब षडूत्व करेंगे तो श और च आ जाएंगे, जब षडूत्व करेंगे श और ट आ जाएंगे। जब हमारे सामने एग्जाम्पल आता है तब हम इनका डिफरेंस क्लियर कर सकते हैं। इसके काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये संधि का क्या रूप बना। अगली संधि हम करते हैं जश्त्व संधि। जश्त्व संधि क्या करती है, जैसे हमने षडूत्व और षजुत्व संधि की थी उसी तरह तीसरा रूप इसका है जश्त्व संधि। जश्त्व संधि कहती है कि झलाम जशो अंति, झलाम जश जशी, दो सूत्र रहते हैं इसके। इसको ध्यान रखने की आपको खैर जरूरत नहीं है, इतना ही ध्यान रखिएगा। जश्त्व संधि के अंदर क्या रहता है कि झल प्रत्याहार के स्थान पर, झल प्रत्याहार के स्थान पर जश प्रत्याहार हो जाता है। अर्थात अगर झल प्रत्याहार के वर्णों को जश प्रत्याहार के वर्णों से मिलाते हैं तो इस झल को जश आदेश हो जाता है। अब ये झल क्या है, जश क्या है, कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि हमें माहेश्वर सूत्र नहीं आता। माहेश्वर सूत्र के अंदर जहां पर झ आया है, झब्या हमने किया था, झब्या गर्दश जब गर्दश खप छट छटक कप्य शक्सर हल, ये जब हमने किया था तो झब्या का झ से लेकर हल के ल तक, तो वो हो गए झल प्रत्याहार। जश जब गर्दश वो वर्ण आ गए, तो ये जश प्रत्याहार। अब जब तक आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं होगा, मैंने आपको कहा था कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो सकता। बार बार जब भी संधि आपको करवाती हूँ तो बार बार मैं माहेश्वर सूत्र के बारे में बात करती हूँ कि आपको माहेश्वर सूत्र आना चाहिए। माहेश्वर सूत्र क्या है, एक बार रिपीट कर लेते हैं। मे भी आपको भी लर्न हो गया होगा, अगर लर्न है तो मेरे साथ रिपीट कीजिए। अयोन ऋऋक अयोन अयोच हैवर लन यमंगनम जबेन गर्दश जब गर्दश खप छट छटक कप्य शक्सर हल। 14 वर्ण हो गए हैं हमारे पूरे माहेश्वर सूत्र में, 14 वर्ण होते हैं। तो ये कहता है कि जहां पर जबेन से लेकर हल तक के वर्ण आते हैं और जब गर्दश के जो वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार अगर आ जाए प्लस में तो जल प्रत्याहार के वर्णों को जश आदेश हो जाता है। सिंपल सी अपने टर्म देखें तो जल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आएंगे, व्यंजन पता है कौन कौन से होते हैं, हिंदी के व्यंजन तो पता ही होगा कौन कौन से होते हैं। तो य र ल को छोड़ दो, सारे के सारे व्यंजन जल प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे। य र ल ये 4 वर्ण छोड़ दो, इन 4 वर्णों को छोड़ दो। वैसे तो आपको माहेश्वर सूत्र याद होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं याद हो रहा तो आपको एट ए टाइम पता नहीं चल रहा कि माहेश्वर सूत्र के अंदर कौन से वर्ण आ रहे हैं। तो झल प्रत्याहार के अंदर कौन कौन से वर्ण आते हैं कि य र ल व, ये 4 वर्ण छोड़ दें, बाकी जितने भी व्यंजन बचेंगे वो सभी के सभी झल प्रत्याहार के अंदर आ जाएंगे। एक तरह की ट्रिक है, बाकी ट्रिक पर बिलीव नहीं करना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। फिर भी झल प्रत्याहार के अंदर य र ल व को छोड़ दो तो जितने भी व्यंजन बचते हैं वो सभी के सभी झल प्रत्याहार के अंदर आते हैं। अब जश प्रत्याहार के अंदर क्या आते हैं, जश प्रत्याहार के अंदर जो प्रत्येक वर्ग आता है, प्रत्येक वर्ग का जो तीसरा और चौथा वर्ण है, तीसरा और चौथा अक्षर है, वो आता है जश प्रत्याहार के अंतर्गत। तो अभी क्लियर है कि झल प्रत्याहार के मतलब कोई भी व्यंजन यहाँ पर हो, लेकिन य र ल व को छोड़कर ये 4 नहीं आना चाहिए। उसके बाद कोई भी वर्ग का तीसरा या चौथा अक्षर आ जाए तो उसको उसी तीसरे या चौथे अक्षर में परिवर्तित कर देते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे लब धन ध, तो ये भ है, लब धन। अभी एक चीज और रह गई, देखो झलाम जशो अंते, मैंने एक सूत्र का नाम लिया, इसको कैसे लिख रखा है मैंने, झलाम जशो
अंत। ये बीच में एक सिंबल सा लगाया मैंने एस टाइप का। हमने स्वर संधि की थी तो मैंने इस सिंबल का एक नाम दिया था, वो नाम क्या है, इसको क्या बोलते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि ये जो अ का साउंड कर रहा है, ह्रस्व ए का साउंड कर रहा है, इस साउंड का नेम क्या है। जब मैंने वो संधि करवाई थी, पूर्व पर संधि हम जब कर रहे थे तो इसका एक नाम दिया था कि ह्रस्व ए को एक नाम दिया जाता है, उसको कुछ कहकर बुलाते हैं, वो नाम क्या है वो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि झलाम निषंते के अंदर ये जो है इसे क्या कहते हैं। क्लियर है द्विशब्द संधि में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था द्विशब्द संधि के अंदर। अगर एक आधा एग्जाम्पल आपने और देखना है तो हम देख सकते हैं। युद्ध धन धै, युद्ध धन धै करेंगे, मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया। तो इसको दे आदेश हो जाता है, ये यहाँ पर है, इसको हम लिख सकते हैं युद्ध। तो ये है हमारी द्विशब्द संधि झलाम दृष्टवंते, झल प्रत्याहार के स्थान पर दृष्ट प्रत्याहार हो जाता है। झल प्रत्याहार का जो में दृष्ट प्रत्याहार वर्ण से होता है तो वहां पर रूपांतरण रूप में दृष्ट प्रत्याहार के वर्ण हमारे पास रहते हैं। महेश सूत्र आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है छोटी सी ट्रिक इसके अंदर काम की थी, झल प्रत्याहार के वर्णों में य नहीं आते, बाकी सभी के सभी व्यंजन इसके अंदर आते हैं झल प्रत्याहार के वर्ण। और जश की बात करें तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा और जो चौथा वर्ण है वो इसके अंतर्गत आता है। मे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे बताना। इसके बाद जो संधि का रूप आता है वो अनुस्वार संधि, वो हम देखते हैं। अनुस्वार संधि या इसको बोलते हैं परस्वरण संधि। जैसे हमने पर रूप और पूर्व रूप संधि की थी उसके अंदर स्वर संधि के अंतर्गत, उसी तरह यहाँ पर भी अनुस्वार संधि और अनुनासिक संधि दो संधियां हैं, उनका नाम है परस्वरण संधि और पूर्व रूप पूर्व स्वरण संधि। तो अनुस्वार संधि पहले देखते हैं, वो अनुस्वार है, इसका सूत्र है। देखो यहाँ पर भी वही सिंबल लगा, इस सिंबल को क्या कहते हैं, ये होता है ह्रस्व ए। इसको क्या बोलते हैं वो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा कि इसको क्या बोलते हैं, तो आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने स्वर संधि जब करवाई थी तो ये बार बार बताया कि इसका नाम क्या है। ऐसा जो रूप बनता है इसको क्या बोलते हैं, ह्रस्व है ए होता है, इसको क्या कुछ नाम दिया गया है संस्कृत के अंदर, वो नाम क्या है। तो अभी हम देखते हैं अनुस्वार संधि। तो अनुस्वार है, अनुस्वार संधि क्या कहती है कि पदांत में अगर हो, मतलब पद के अंत में मैं हूं, उसके बाद अगर कोई हल है तो ये जो पदांत मैं होगा इसको कन्वर्ट कर देंगे अनुस्वार में। अनुस्वार में इस तरह। अभी एक एग्जांपल देखते हैं तो हमें पता चल जाएगा। अहम धन गच्छामि, देखो यहाँ पर हल है, इस पद के अंत में म है, अहम गच्छामि, अर्थात ऐसा कोई भी व्यम लिखा जाता है, व्यम खादति, व्यम गच्छामि, खादामि, सॉरी ये लिखा होता है, तो व्यम, इस व्यम के इसको याद हो जाएगा। अहम गच्छामि तो वो चीज आ जाती है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल रहा है। अहम गच्छामि तो अगर मैं यहाँ पर आ रहा है, इस मैं को अनुस्वार आदेश हो जाएगा, अर्थात ये ऊपर जो बिंदी लगाते हैं जिसको हम अनुस्वार बोलते हैं संस्कृत के अंदर, उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी हल आए, अर्थात जब भी हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं, संस्कृत से हिंदी बनाते हैं, तो हम अहम कभी इस तरह लिख देते हैं, कभी इस तरह लिख देते हैं, व्यम कभी इस तरह लिख देते हैं,
कभी इस तरह तो अपनी मर्जी से नहीं लिखा जाता। अगर जो सेंटेंस बना रहे हैं तो इसके आगे का जो वर्ण है वो अगर हल है, कोई भी व्यंजन है, तो हम इसको अनुस्वार में कन्वर्ट करेंगे, और अगर स्वर है तो हम इसको अनुस्वार में कन्वर्ट नहीं करते। अपनी मर्जी से नहीं लिखा जाता। ये सेंटेंस मेकिंग जब करते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है लिखने में। तो इस छोटी छोटी बात का ध्यान रखना। ये भी अनुस्वार संधि का एक रूप है। दूसरी आती है अनुनासिक संधि। अनुनासिक संधि या पूर्व स्वर्ण संधि, ये क्या कहती है? यरो अनुनासिक या अनुनासिको वा विकल्प से होती है ये, लेकिन हमने सिर्फ वो देखना है कि कहाँ पर वो बनता है। यह प्रत्याहार के वर्ण और उसके बाद कोई भी अनुनासिक व्यंजन आ जाए। देखो अनुनासिक व्यंजन की बात हो रही है, मतलब कचट पर जो हमारे वर्ग हैं उसके जो अंतिम 5 वर्ण आते हैं, ग, य, म, न, वो ये जो अंतिम वर्ण आते हैं, ये जो वर्ण आते हैं हमारे पास, इनकी बात हो रही है। सिर्फ यहाँ पर अनुनासिक व्यंजनों की बात हो रही है। अगर य के बाद अनुनासिक व्यंजन हो तो उसे अनुनासिक के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। देखो यहाँ पर य प्रत्याहार का वर्ण द, यहाँ पर अनुनासिक आ रहा है ये द, और यहाँ पर म आ रहा है। तो इस ये जो य प्रत्याहार का वर्ण होगा इसे अनुनासिक में हमें कन्वर्ट कर देना है। तो अनुनासिक हो गया इसका अनुनासिक, उसी वर्ग का अनुनासिक होगा। देखना अब ये त, थ, द, ध, न, त वर्ग का है, त फैमिली है इसकी, तो द इस फैमिली का है, तो इसी का अंतिम वर्ण होगा। अगर यहाँ पर प, फ, ब होता है यहाँ पर, तो हम इसको म कर देते हैं। उसी फैमिली का ही 5वां अक्षर आता है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब द है तो द की फैमिली का अनुनासिक क्या है? न, तो यहाँ पर द की जगह आ जाएगा न, क्योंकि अंत में इसके म है, अंत में इसके अनुनासिक व्यंजन है। मतलब धन से पहले अगर यह प्रत्याहार का वर्ण है तो उसी की फैमिली का 5वां वर्ण उसको आदेश हो जाता है। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लस के बाद, इस धन के बाद कोई भी अनुनासिक व्यंजन होना जरूरी है। ये इसका पड़ता है अनुनासिक संधि है, इसको बोलते हैं अनुस्वर संधि या अनुस्वार संधि। ध्यान रखना अनुस्वार संधि में जब प्लस के बाद जो वर्ण होगा वो व्यंजन का होगा, और क्योंकि म अनुस्वार सूत्र ये कहता है कि म के बाद कोई भी व्यंजन आ जाए, कोई भी हल आ जाए पदांत म के बाद, तो उसको अनुस्वार आदेश होता है। लेकिन अनुनासिक कहते हैं कि यह प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आ जाए और उसके बाद कोई भी अनुनासिक व्यंजन हो, मतलब कोई भी पंचमाक्षर में से कोई भी वर्ण हो, तब उस यर प्रत्याहार को पंचम आदेश हो जाता है। जो पंचम अक्षर है आदेश हो जाएगा, लेकिन होगा उसी की फैमिली का। अगर क, ग है तो ग का पंचम आदेश हो जाएगा। अगर च, छ, ज, ज है तब उसका 5वां आदेश हो जाएगा। मतलब उसी की वर्ग का 5वां अक्षर उसको आदेश हो जाएगा अगर उसके बाद में, प्लस के बाद में क्या है, कोई भी 5वां अक्षर लगा हुआ है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगी। फिर भी अगर इस हल संधि के अंदर, हल संधि का एक और अभी रूप रहा है हमारे पास तुगागम संधि, वो भी पूरी कर लेते हैं। जो एक ही रूप रहा है ताकि हल संधि हमारी कंप्लीट हो जाए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना रहे। फिर आती है हमारी तुगागम संधि। काफी सिंपल सा सूत्र है इसका, छेचो में कोई भी ह्रस्व स्वर आए और उसके बाद छ का मेल हो जाए, सीधा सा है तो दोनों के बीच त का आगम हो जाता है। तो दोनों के बीच च का आगम हो जाता है, मतलब बीच में उसके वो आ जाता है। जैसे शिव, धन, छाया, शिव का अ ह्रस्व स्वर आ गया, यहाँ पर छ तो बन जाएगा शिव छाया। क्लियर है? जैसे प्रति, धन,
छाया, प्रतिछाया। इतना सा है चेक। अब मैंने यहाँ लिखा त का आगम हो जाता है, लेकिन आदेश कर रही हूँ मैं च का। तो ध्यान रखना, यहाँ पर अगर त हो और यहाँ पर छ हो, अभी एक मैंने व्यंजन संधि करवाई थी, उस त को चतुर्थ संधि की थी ना हमने, अभी की थी। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा त का आगम हो जाता है, लेकिन आदेश में च कर रही हूँ। क्यों आदेश च किया? देखो यहाँ पर क्या बनता, शिव धन छाया। अब ये आ गया त और इधर आ रहा है छ, तो इसको आदेश क्या हो जाता, च आदेश हो जाता ना चतुर्थ संधि से। यहाँ पर चतुर्थ संधि का रूप लग गया ना हमारे पास, तो इसलिए सीधा ही मैंने लिख दिया त को च का आगम। तो ब्रैकेट में इस वजह से मैंने च लगा दिया कि च का आगम होता है, क्योंकि चतुर्थ संधि से त को च आदेश होगा ही, तो सीधा आप ध्यान रख लो छ च। त को अगर यहाँ पर स्वर हो, इसके बाद छ हो, तो उसको च का आदेश हो जाता है, क्योंकि चतुर्थ संधि भी हमारे साथ में इसके चल रही है। तो मैं भी क्लियर हो गया होगा कि तुगागम संधि कोई इतनी बड़ी संधि नहीं थी, छोटा सा रूप था इसका। तो ये क्लियर है। ये है हमारी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, स्वर संधि पहले हमने कर चुके हैं, ये है व्यंजन संधि। अगर स्वर संधि और व्यंजन संधि में कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन हो या कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि ये रूप कैसे बना, अब देखो जितनी भी मैंने संधि करवाई माहेश्वर सूत्र से रिलेट करती है। अगर आपका संस्कृत बेस है तो बहुत अच्छी बात है, संस्कृत बेस से हो जाएगी। लेकिन अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी इस संधि में। तो मैं भी माहेश्वर सूत्र को आपको याद करना जरूरी है। माहेश्वर सूत्र फिर से एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं। बार बार जब भी मैंने संधि करवाई माहेश्वर सूत्र को रिपीट किया। अगर इतनी बार आप मेरे साथ रिपीट कर लेते तो मैं भी आपको लर्न हो जाता। अयोन, ऋक, अयोंग, अयोच, हैवरण, लन, यमंगम, जबेन, गर्दश, जबगर्दश, खप, छट, चटत्व, कप्य, शक्सर और हल, ये 14 के 14 वर्ण माहेश्वर सूत्र में आते हैं। और संधि का मैंने जितना भी प्रोसेस करवाया, जितना भी रूप करवाया, इस माहेश्वर सूत्र से रिलेट करके ही मैंने आपको करवाया है। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, कमेंट सेक्शन के अंदर आप वो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को जरूर क्लियर करूंगी। थैंक यू।